हेलो। जैसा कि आपको पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास वाचन करके मैं रोज़ एक वीडियो डालती हूँ। तो किसी कारणवश मैंने 2-4 दिन नहीं डाले। तो आशा करती हूँ आप इसे सुनकर अपने परीक्षा, नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी में उपयोग करेंगे। किताबें पढ़ने से हमें अच्छे से ज्ञान होता है और आगे हमें लर्न अच्छे से हो जाता है, इसलिए आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। तो आगे चलिए। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। छिपा हो उसका ध्यान अपने साहित्य के विकास में रखा जाए, पर उनमें से कभी उसको यह कहते हुए सामने रखना कि वर्तमान विश्व साहित्य का स्वरूप यही है, जिससे हिंदी साहित्य अभी बहुत दूर है। अनाड़ीपन की नहीं, जंगलीपन भी है। आजकल भाषा की भी बुरी दशा है। बहुत से लोग शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास होने के का पहले ही बड़े पोथे लिखने लगते हैं, जिसमें व्याकरण की भद्दी भूलें तो रहती ही हैं, कहीं कहीं वाक्य विन्यास तक ठीक नहीं रहता। यह बात और किसी भाषा के साहित्य में शायद ही देखने को मिले। व्याकरण की भूलों तक की बात नहीं, अपनी भाषा की प्रवृत्ति की पहचान ना रहने के कारण कुछ लोग उसका स्वरूप भी बिगड़ चले हैं। वे अंग्रेजी के शब्द, वाक्य और मुहावरे तक ज्यों के त्यों उठाकर रख देते हैं। यह नहीं देखने जाते कि हिंदी हुई या और कुछ। नीचे के अवतरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। पहला स्पष्ट करने के लिए, उनके हृदय में अवश्य ही एक ललित कोना होगा, जहाँ रतन के ने स्थान पा लिया होगा। कुंडली चक्र उपन्यास का ये भाग है। दूसरा, वह उन लोगों में से ना था जो घास को थोड़ी देर भी अपने पैरों के तले उगने देते हों, वही। तीसरा, क्या संभव नहीं है कि भारत बड़े बड़े स्वार्थ कुछ लोगों की नामावली उपस्थित करे। आज 28 अक्टूबर 1939। उपन्यास कहानी। इस तृतीय उत्थान में हमारा उपन्यास कहानी साहित्य ही सबसे अधिक समृद्ध हुआ। नूतन विकास लेकर आने वाले प्रेमचंद जी जो कर गए, वह तो हमारे साहित्य की एक निधि ही है। उनके अतिरिक्त पंडित विश्वंभर नाथ कौशिक, बाबू प्रताप नारायण श्रीवास्तव, श्री जैनेन्द्र कुमार ऐसे सामाजिक उपन्यासकार तथा बाबा बृंदालाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार उपन्यास भंडार की बहुत सुंदर पूर्ति करते जा रहे हैं। सामाजिक उपन्यासों में देश में चलने वाले राष्ट्रीय तथा आर्थिक आंदोलन का भी आभास हुआ कुछ रहता है। तल्लुकदरों के अत्याचार, भूखे किसानों की दरुण दशा के बड़े चटकीले चित्र उनमें प्राय पाए जाते हैं। इस संबंध में हमारा केवल यही कहना है कि हमारे निपुण उपन्यासकारों को केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्रचलित बातें लेकर ना चलना चाहिए। वस्तु स्थिति पर अपनी व्यापक दृष्टि भी डालनी चाहिए। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि अंग्रेजी राज्य जमाने पर भूमि की उपज या आमदनी का जीवन निर्वाह करने वाले किसानों और जमींदारों दोनों की ओर नगर के रोजगारों या महाजनों की परस्पर क्या स्थिति हुई। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि राज कर्मचारियों का इतना बड़ा चक्र ग्रामवासियों के सिर पर ही चला करता है। व्यापारियों का बड़ा उससे बड़ा बचा रहता है। भूमि ही यह सरकारी आय का प्रधान उद्गम बना दी गई है। व्यापार श्रेणियों को यह सुविधा
विदेशी व्यापार को फलता फूलता रखने के लिए दिया गया है, जिससे उनकी दशा उन्नत होती आई और भूमि की संबंध रखने वाले सब वर्गों की, क्या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर, गिरती गई। जमींदारों के अंतर्गत हमें 98% साधारण जमींदारों को लेना चाहिए, प्रतिशत बड़े बड़े तालुकेदारों को नहीं। किसान और जमींदार एक ओर तो सरकार की भूमि कर संबंधी नीति से पिसते आ रहे हैं, दूसरी ओर उन्हें भूखों मारने वाले नगरों के व्यापारी हैं, जो इतने घोर श्रम से पैदा की हुई भूमि की उपज का भाव अपने लाभ की दृष्टि से घटाने बढ़ाते रहते हैं। भाव किसानियों जमींदारों के हाथ में नहीं। किसानों से 20 सेर के भाव से अन्न लेकर व्यापारी 7-8 सेर से भाव से बेचा करते हैं। नगरों के मजदूर तथा पान बीड़ी के साथ सिनेमा देखते हैं। गांव के जमींदार और किसान कष्ट से किसी प्रकार दिन काटते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गड़ाकर देखना चाहिए। केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही ना चलना चाहिए। साहित्य की राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही नाचना चाहिए। वर्तमान जगत में उपन्यास की बड़ी शक्ति है। समाज जो रूप पकड़ रहा है, उसके भिन्न भिन्न वर्गों में जो प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यक्षीकरण ही नहीं करते, आवश्यकता अनुसार उनके ठीक विन्यास, सुधार अथवा निराकरण की प्रवृत्ति को भी उत्पन्न करते हैं। समाज के बीच खान पान के व्यवहार तक में जो भद्दी नकल होने लगी है, गर्मी के दिनों में भी सूट बूट कसकर टेबलों पर जो प्रीति भोज होने लगा है, उसको हंसकर उड़ाने की समर्थ उपन्यासों में ही है। लोक या किसी जन समाज के बीच काल की गति के अनुसार जो गूढ़ और निश्चित परिस्थिति गढ़ी होती रहती है, उसका गोचर रूप में सामने लाना और कभी कभी निस्तर का मार्ग भी प्रत्यक्ष करना उपन्यासों का काम है। लोक की सामायिक परिस्थितियाँ तक ही न रहकर जीवन के नित्य स्वरूप की विषमताएं और उलझनें सामने रखने वाले उपन्यास भी यूरोप में लिखे गए और लिखे जा रहे हैं। जीवन में कुछ बातों का जो मूल्य चिरकाल से निर्धारित चला आ रहा है, जैसे पाप और पुण्य का, उसकी मीमांसा में भी उपन्यास प्रवृत्त हुआ है। इस प्रकार उपन्यासों का लक्ष्य वहाँ क्रमशः ऊंचा होता गया, जिसमें जीवन के नित्य स्वरूप का चिंतन अनुभव करने वाले बड़े बड़े कवि इधर उपन्यास के क्षेत्र में भी काम करते दिखाई देते हैं। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे हिंदी साहित्य में भी बाबा भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा नाम का इस ढंग का एक सुंदर उपन्यास प्रस्तुत किया है। द्वितीय उत्थान के भीतर बंगाल से अनुदित अथवा उससे आदर्श पर लिखे गए उपन्यास मैं देश के सामान्य जनता के गृहस्थ और पारिवारिक जीवन के बड़े मार्मिक और सच्चे चित्र रहा करते थे। प्रेमचंद जी के उपन्यासों में भी निम्न और मध्यम श्रेणी के गृहस्थ के जीवन का बहुत सच्चा स्वरूप मिलता रहा है, पर इस बहुत से ऐसे उपन्यास सामने आ रहे हैं जो देश के सामान्य भारतीय जीवन से हटकर बिल्कुल यूरोपीय रहन सहन के सांचे में ढले हुए एक बहुत छोटे से वर्ग का जीवन चरित्र ही यहाँ से वहाँ तक अंकित करते हैं। उनमें मिस्टर, मिसेज, मिस, प्रोफेसर, हॉस्टल, क्लब, ड्राइंग रूम, टेनिस मैच, सिनेमा,
मोटर पर हवाखोरी, कॉलेज की छात्रावास अवस्था के बीच के प्रणय व्यवहार इत्यादि सामने आते हैं। यह ठीक है कि अंग्रेजी शिक्षा के दिन दिन बढ़ते हुए प्रचार से देश के आधुनिक जीवन का यह भी एक पक्ष हो गया है, पर सामान्य पक्ष नहीं। भारतीय रहन सहन, खान पान, रीति व्यवहार प्राय सारी जनता के बीच बने हुए हैं। देश के असली सामाजिक और घरेलू जीवन की दृष्टि से ओझल करना हम अच्छा नहीं समझते। यहाँ तक जो सामाजिक उपन्यास की बात हुई, ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम देखने में आ रहे हैं। इस प्रकार से तो यह अच्छा है। जब तक भारतीय इतिहास के भिन्न भिन्न कालों में सामाजिक स्थिति और संकुचित का अलग अलग विशेष रूप से अध्ययन करने वाले और उस सामाजिक स्थिति के सूक्ष्म विवरों की अपनी ऐतिहासिक कल्पना द्वारा उद्भवन करने वाले लेखक तैयार न हों, तब तक ऐतिहासिक उपन्यासों में हाथ लगाना ठीक नहीं। द्वितीय उत्थान के भीतर जो कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए या बंग भाषा से अनुवाद करके लाए गए, उनमें देश काल की परिस्थिति का अध्ययन नहीं पाया जाता। अब किसी ऐतिहासिक उपन्यास में यदि बाबर के सामने हुक्का रखा जाएगा, गुप्त काल में गुलाबी और फिरोजी रंग की साड़ियाँ, इत्र मेज पर सजे गुलदस्ते, झाड़ फकनूस लाए जाएंगे, सभा के बीच खड़े होकर व्याख्यात दिए जाएंगे और उन पर करतल ध्वनि होगी। बात बात में धन्यवाद, सहानुभूति ऐसे शब्द का सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना, ऐसे फिक्रे पाए जाएंगे तो काफ़ी हंसने वाले और नाक भौं सिकोड़ने वाले मिलेंगे। इससे इस जमीन पर बहुत समझ बूझ कर पैर रखना होगा। ऐतिहासिक उपन्यास किस ढंग से लिखना चाहिए, यह प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री रखालदास बंदोपाध्याय ने अपने करुणा, शशंक और धर्मपाल नामक उपन्यास द्वारा तो रखालदास बंदोपाध्याय का कौन सा उपन्यास है? करुणा, शशांक और धर्मपाल नामक उपन्यास द्वारा अच्छी तरह दिखा दिया। प्रथम दो के अनुवाद हिंदी में हो गए। खेद है कि इस समीचीन पद्धति पर प्राचीन हिंदू साम्राज्य के भीतर कथा वस्तु लेकर मौलिक उपन्यास न लिखे गए। नाटक के क्षेत्र में अलबत्ता स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद ने इस पद्धति पर कई सुंदर ऐतिहासिक नाटक लिखे। इसी प्रकार यह उपन्यास लिखने पर अनुरोध हमने उनसे कई बार किया, जिसने के अनुसार शुंगकाल, पुष्यमित्र, अग्निमित्र का समय का चित्र उपस्थित करने वाला एक बड़ा मनोहर उपन्यास लिखने में उन्होंने हाथ भी लगाया था, पर साहित्य के दुर्भाग्य से उसे अधूरा छोड़कर ही चल बसे। वर्तमान काल में ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में केवल बाबा वृंदालाल वर्मा दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास के मध्ययुगीन के आरंभ से बुंदेलखंड की स्थिति को लेकर गढ़ कुठार और विराट की पद्मिनी, कौन सा है देखिए, गढ़ कुडार और विराट की पद्मिनी नामक दो बड़े सुंदर उपन्यास लिखे। किसने लिखे? वृंदालाल वर्मा ने। कौन से उपन्यास? गढ़ कुलार और विराट की पद्मिनी, जो प्रारंभ बुंदेलखंड की स्थिति को लेकर है। विराट की पद्मिनी की कल्पना तो अत्यंत रमणीय है। उपन्यास के भीतर लंबे लंबे दृश्य वर्णों तथा धारा प्रभाव भाव व्यंजनापूर्ण भाषा की जो प्रथा पहले थी, वह यूरोप में बहुत कुछ छांट दी गई। अर्थात वहाँ उपन्यासों से काव्य का रंग बहुत कुछ हटा दिया गया। यह बात वहाँ नाटक और उपन्यास के क्षेत्र में यथार्थवाद के प्रवृत्ति के साथ साथ हुई।
इससे उपन्यास कला की अपनी निजी की विशिष्टता निखर कर झलकी। इसमें कोई संदेह नहीं, यह विशिष्टता यह है कि घटनाएं और पात्रों को क्रियाकलाप के भावों को बहुत कुछ व्यक्त कर दें। पात्रों के प्रलंघन भाषण की उतनी उपेक्षा न रहे। पात्रों के थोड़े से मार्मिक शब्द ही हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव को पूर्ण कर दे। इस तृतीय उत्थान का आरंभ होते होते हमारे हिंदी साहित्य के उपन्यास का यह पूर्ण विकसित और परिष्कृत स्वरूप देकर स्वर्गीय प्रेमचंद जी आए। द्वितीय उत्थान के मौलिक उपन्यासकारों में शील वैचित्र्य के उद्भावना नहीं के बराबर थी। प्रेमचंद जी के ही कुछ पात्रों में ऐसे स्वाभाविक ढांचे की व्यक्तिगत विशेषताएं मिलने लगीं जिन्हें सामने पाकर अधिकांश लोगों को यह भासित हो कि कुछ इसी ढंग की विशेषता वाले व्यक्ति हमने कहीं न कहीं देखे। ऐसी व्यक्तिगत विशेषता ही सच्ची है, जिसे झूठी विशेषता और वर्तमान विशेषता दोनों से अलग समझना चाहिए। मनुष्य प्राकृत की व्यक्तिगत विशेषताओं का संगठन भी प्राकृत और के और विधानों के समान कुछ दरों पर होता है। अतः ये विशेषताएं बहुत ही दिखाई पड़ती रहती हैं, चाहे वे उन्हें शर्तों में व्यक्त ना कर सके। प्रेमचंद की सी चलती और पात्रों के अनुरूप रंग बदलने वाले भाषा भी पहले नहीं देखी गई थी। अतः प्राकृतिक या शील के उत्तरोत्तर उद्घाटन का कौशल भी प्रेमचंद के दो एक उपन्यास में विशेषतः गबन में देखने में आया। सत्य और असत्य, भला और बुरा दो सर्वथा भिन्न वर्ग करके पात्र निर्माण करने की अस्वाभाविक प्रथा की इस तृतीय उत्थान में बहुत कुछ कम हुई है, पर मनोवृत्ति की अस्थिरता का वह चित्र अभी बहुत कम दिखाई पड़ता है, जिसके अनुसार कुछ परिस्थितियों में मनुष्य अपने शील स्वभाव के सर्वथा विरुद्ध आचरण कर जाता है। उपन्यासों से भी प्रचुर विकास हिंदी में छोटी कहानियों का हुआ और कहानियाँ बहुत तरह की लिखी गई। उनके अनेक प्रकार के रूप रंग प्रकट हुए। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उपन्यास और छोटी कहानी दोनों के ढांचे हमने पश्चिम से लिखे हैं भी। ये ढांचे बड़े सुंदर, हम समझते हैं कि ढांचों ही तक रहना चाहिए। पश्चिम में भिन्न भिन्न दृष्टियों से किए हुए उनके वर्गीकरण, उनके संबंध में निरूपित तरह तरह के सिद्धांत कहानियों का हमारे वर्तमान हिंदी साहित्य में इतनी अनेक रूपता के साथ विकास हुआ है कि उसके संबंध में हम अपने कुछ स्वतंत्र सिद्धांत स्थिर कर सकते हैं, अपने ढंग पर उनके भेद उपभेद निरूपित कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता समझने के लिए उदाहरण लीजिए। छोटी कहानियों के जो आदर्श और सिद्धांत अंग्रेजी की अधिकतर पुस्तकों में दी गए हैं, उनके अनुसार छोटी कहानियों में शील या चरित्र विकास का अवकाश नहीं रहता। पर प्रेमचंद की एक कहानी है बड़े भाई साहब, जिसमें चरित्र चित्रण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जिस संग्रह के भीतर यह कहानी है, उसकी भूमिका में प्रेमचंद जी ने कहानी विकास को बड़ा भारी कौशल कहा है। छोटी कहानियों के जो छोटे मोटे संग्रह निकलते हैं, उनमें भूमिका के रूप में अंग्रेजी पुस्तकों से लेकर कुछ सिद्धांत प्राय रख दिए जाते हैं। यह देखकर दुख होता है, विशेष करके तब जब सिद्धांत से सर्वथा स्वतंत्र कई सुंदर कहानियाँ उन संग्रहों के भीतर ही मिल जाती हैं। उपन्यास और नाटक दोनों से काव्यात्मक अवकाश बहुत कुछ निकलने की प्रवृत्ति किस प्रकार यूरोप में हुई और दृश्य वर्णन, प्रगल्भ भाव व्यंजना, अलंकृत चमत्कार आदि किस प्रकार हटाए जाने लगे, इसका उल्लेख अभी तक आए हैं।
उनके अनुसार इस तृतीय उत्थान में हमारे उपन्यासों के ढांचे में भी कुछ परिवर्तन हुआ। परिच्छेदों के आरंभ में लंबे लंबे काव्यात्मक दृश्य वर्णन जो पहले रहा करते थे बहुत कम हो गए। पात्रों के भाषण का ढंग भी कुछ अधिक स्वाभाविक और व्यवहारिक हुआ। उपन्यासों को काव्य के निकट रखने वाले पुरानी ढांचा एक बारगी छोड़ दिया गया है। छोड़ा क्यों जाए, उसके भीतर हमारे भारतीय कथानक गद्य प्रबंधों जैसे कादम्बरी हर्षचरित के स्वरूप की परंपरा छिपी हुई है। यूरोप उसे छोड़ रहा है। छोड़ दे, यह कुछ आवश्यकता नहीं कि हम हर एक कदम उसी के पीछे पीछे रखें। अब यह आदत छोड़नी चाहिए कि कहीं हांडी का कोई उपन्यास पढ़ा और उसमें अवसाद या दुखवाद की गंभीर छाया देखी तो झट बोल उठे कि अभी हिंदी के उपन्यास को यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर है। बौद्धों के दुखवाद का संस्कार किस प्रकार जर्मनी के शोपेनहावर से होता हुआ हांडी तक पहुँचा, यह भी जानना चाहिए। यूरोप में नाटक और उपन्यास से काव्यत्व निकला बाहर करने का जो प्रयत्न हुआ है उसका कुछ कारण वहीं जब फ्रांस और इटली के कलावादियों द्वारा काव्य भी बेलबूटे की नक्काशी की तरह जीवन से सर्वथा पृथक कहा जाने लगा, तब जीवन को ही लेकर चलने वाले नाटक और उपन्यास को उसने सर्वथा पृथक समझा जाना स्वाभाविक ही था। तो नमस्कार, आशा करते हैं आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। तो हम आज यहाँ तक पढ़ लिए, अगले वीडियो में हम इसके आगे वाचन करेंगे। तो आप जैसे जान रहे हैं कि प्रेमचंद ने के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया और सबके बारे में अपनी किताब में, तो हम इसे सुनकर और फिर जब ये किताब ख़त्म हो जाएगी तो हम इस पर प्रश्न भी बनाएंगे, तो हमें जल्दी याद हो जाएगा और अपने परीक्षा में उपयोगी। तो आप इसे सुनकर लाभ उठाइएगा। इनकी पंक्तियाँ भी पेपर में आती हैं किसी जैसे नेट और अन्य परीक्षाओं में। तो आशा करते हैं आप सुनकर लाभ उठाएंगे। नमस्कार।